नमस्ते विद्यार्थियों। अभी हमने पहले वाले वीडियो के अंदर पार्ट 1 में क्रियात्मक प्रबंध की परिभाषा एवं विशेषताएं पढ़ी है, परंतु विशेषताएं पूरी नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए हम अब आगे दूसरे जो वीडियो है हमारा इसमें आगे की विशेषताएं पढ़ते हैं। हमने पहले 8 विशेषताएं पढ़ी थी और अब हम 9वीं विशेषताओं से हमारा टॉपिक दोबारा प्रारंभ करने वाले हैं। अब देखेंगे 9वां हमारा पॉइंट है दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका क्या देखेंगे एक बार कि हमने पहले पढ़ा है कि क्रियात्मक प्रबंध जो है सामान्य प्रबंध का ही एक अंग मात्र है। अब क्रियात्मक प्रबंध जो है सामान्य प्रबंध का अगर अंग है तो सीधी सी बात है कि एक जो प्रबंधक जो होगा, जो क्रियात्मक प्रबंध कर रहा है, उसे सामान्य प्रबंधक की भी भूमिका निभानी होगी और क्रियात्मक प्रबंध की भी भूमिका निभानी होगी। सामान्य प्रबंध जो होगा संस्था के सभी प्रकार के कार्यों को देखता है और संस्था के सभी प्रकार के कार्यों को देखते हुए क्रियात्मक प्रबंध अपनी जो विभाग जो है, जिनका विभागीकरण किया गया था, उनके कार्य को भी उन्हें देखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से क्रियात्मक प्रबंधक जो होगा वो सामान्य प्रबंधक एवं क्रियात्मक प्रबंधक दोनों की ही भूमिका निभाता है। इसलिए ये 9वां जो आपका पॉइंट है वो यही बता रहा है कि क्रियात्मक प्रबंध की दोहरी भूमिका होती है। अगला हमारा 10वां पॉइंट है परस्पर व्यापी प्रबंध। परस्पर व्यापी कैसे? हमने ये पढ़ा है कि प्रत्येक प्रकार का जो विभाग में कार्य होता है वो किसी ना किसी प्रकार से आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक विभाग जो होगा उनकी आवश्यकता की कुछ पूर्ति अन्य विभाग को करनी पड़ती है, तो वो क्या करता है, उनके पारस्परिक सर्वव्यापीता पाई जाती है उसमें। तो इस प्रकार से उनका प्रबंध करना आवश्यक होता है। अगर उनका प्रबंध नहीं किया जाता है तो दोनों विभागों के मध्य समन्वय नहीं बैठ पाएगा, समन्वय नहीं हो पाएगा, जिसकी हानि सीधी सीधी संस्था के लाभ को उठानी पड़ेगी। अगला है हमारा विभिन्न स्तर। विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विभिन्न स्तर। देखिए प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय और मध्य स्तरीय। परंतु एक बार देखना, उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, ये सभी व्यक्ति मौजूद होते हैं जो संगठन की पूर्ण रूपरेखा या योजना बनाते हैं, जो पूरी संस्था को कंट्रोल करते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध जो होगा, मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्ष इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है, जो अपने एक विभाग को संभालता है, उनकी देखरेख करता है। निम्न स्तरीय प्रबंधक जो होंगे वो होंगे जो विभिन्न कर्मचारी और दिन प्रतिदिन के प्रबंध के कार्य को करता है। वो सारे के सारे जो प्रबंधक जो होंगे इस प्रकार के जो दिन प्रतिदिन के कार्य को देखते हैं, कर्मचारियों को संभालते हैं, विभिन्न कर्मचारियों की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो निम्न स्तरीय प्रबंध का एक भाग है। जैसे फोरमैन या पर्यवेक्षक जो निगरानी रखता है कि कौन सा कर्मचारी किस समय में क्या काम कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, वो पर्यवेक्षक जो होता है। तो इस प्रकार के जो छोटे प्रबंधक जो होते हैं वो किस में जाते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध में जाते हैं। परंतु यह विभिन्न जो स्तर है इसमें और भी गहराई पर जाना पड़ेगा हमें। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि क्रियात्मक प्रबंध जो है वो प्रत्येक विभाग पर लागू होता है और प्रत्येक विभाग में किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक ही प्रकार का कार्य नहीं होता। अपने विभागिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी उन्हें विभिन्न स्तरों से गुजरना होता है।
तो अपने विभाग के कार्य को पूर्ण करने के लिए, अपने विभाग के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी जो विभिन्न छोटे छोटे स्तर बनाए जाते हैं, वो बच्चों कहलाते हैं विद्यार्थी, विभिन्न स्तर कहलाते हैं। अगला आ रहा है अंतर निर्भर प्रबंध। अंतर निर्भर का मतलब ये होता है कि संस्था में विभिन्न विभागों को जब बनाया जाता है तो प्रत्येक विभाग जो होता है वो एक दूसरे विभाग पर निर्भर होता है। कैसे होता है विद्यार्थियों, देखेंगे एक बार। अगर उत्पादन विभाग उत्पादन कम करता है तो पैकिंग विभाग जो होगा, जो विभिन्न वस्तुओं की पैकिंग करता है, वो पैकेजिंग विभाग उस दिन कम पैकिंग कर पाएगा। अगर वो पैकिंग कम करता है तो मार्केट में कम वस्तु बिक पाएगी, कम जा पाएगी तो कम बिकेगी, तो संस्था का पूरा जो होगा, जितनी प्रोडक्ट की कमी हुई है उतने का जो है लाभ होना था, लेकिन अब वो हानि हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार से प्रत्येक जो विभाग है वो एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो इन निर्भरता का, इस कमी और ज्यादा का समन्वय बैठाने के लिए हमें वहां पर भी प्रबंध करना होता है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। सामान्य प्रबंध प्रक्रिया एवं सिद्धांतों का पालन। जैसा हमने पढ़ा है कि क्रियात्मक प्रबंध जो है वो सामान्य प्रबंध का एक पार्ट है, उसी का एक भाग है। तो उस सामान्य प्रबंध के जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, सामान्य प्रबंध की विभिन्न क्रियाएं और सामान्य प्रबंध की ही विभिन्न सिद्धांतों की बात कर रहे हैं हम। उनमें से हम उन क्रियाओं, उन प्रक्रियाओं, उन सिद्धांतों को लेंगे जो हमारे विशिष्ट क्रियात्मक प्रबंध के लिए उपयोगी होती है। हम उन्हीं चीजों को लागू करेंगे जो हमारी संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयोगी होती है। हम उन्हीं सिद्धांतों का पालन करेंगे क्रियात्मक प्रबंध के अंदर भी, जो एक सामान्य प्रबंध के अंतर्गत जो सिद्धांत पाए जाते हैं। क्योंकि क्रियात्मक प्रबंध कोई अलग से कोई विषय नहीं है, ये सामान्य प्रबंध का एक भाग है और उन्हीं के सिद्धांतों का, उन्हीं की प्रक्रियाओं का, उन्हीं के नियमों का हमें उपयोग करना होता है ताकि हम संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। आगे देखेंगे विद्यार्थियों, विशिष्ट तकनीकी ज्ञान व कौशल। विशिष्ट तकनीकी ज्ञान व कौशल ये क्या होता है? विशिष्ट तकनीकी ज्ञान व कौशल का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अत्यधिक वर्षों तक करता है, बहुत सालों से करता आ रहा है, तो वो उस कार्य के प्रति विशिष्टता हासिल कर लेता है। वो जब इस कार्य के प्रति विशिष्टता हासिल कर लेता है तो उस कार्य के लिए उसे विशिष्ट तकनीक और विशिष्ट ज्ञान और विभिन्न कौशल उसको प्राप्त कर लेता है। उसे पता होता है कि किस कार्य को अतिशीघ्र करने के लिए किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करना होता है। वो अपने अनुभव से, अपने कार्य से ये सीखता है और यही व्यक्ति आगे जाके किसी संस्था के लिए एक विशिष्ट क्रियात्मक प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं और यही विशिष्टीकरण ही उन्हें सामान्य प्रबंधक से अलग बनाती है। आगे विद्यार्थियों, प्रत्येक संस्था के लिए अनिवार्य, जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में जितनी भी संस्थानें हैं वो सभी संस्थानें लगभग प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग करती है। और आज का युग जो है वो कंपटीशन का युग है। उनमें प्रतियोगिता होती है, होड़ मची है कि मेरी कंपनी अन्य कंपनियों से ज्यादा कमाए, लाभ कमाए, मेरी कंपनी की वस्तुएं अन्य कंपनी की वस्तुओं से ज्यादा बिके। तो मार्केट में ऐसे अपनी जगह बनाने के लिए उन व्यक्तियों को, उस संस्था को अपने प्रोडक्ट के लिए एक विशिष्ट अधिकारी की आवश्यकता होती है जो उन्हें एक विशिष्ट प्रोडक्ट बनाकर
उनको दे, ताकि वो मार्केट में बेचकर वो मार्केट में अपनी जगह बना सके। तो इसके लिए उनको एक विशिष्ट अधिकारी की आवश्यकता होती है, विशिष्ट प्रबंधक की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक प्रबंधक। तो आजकल क्रियात्मक प्रबंध जो है उसका उपयोग प्रत्येक संस्था जो है उसके लिए करना अनिवार्य हो गया है। अगर वो क्रियात्मक प्रबंध का उपयोग नहीं करती है तो उनकी संस्था जो है मार्केट में नहीं टिक पाएगी। और अगर संस्था मार्केट में नहीं टिक पाती है, विद्यार्थियों देखो लाभ नहीं होगा, और समय समय वो कंपनी, वो संस्था बंद होती जाएगी, उनका लाभ कम होता जाएगा और एक दिन कंपनी का समापन हो जाएगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, हमने 2 पार्ट बना लिए हैं। किसी को समस्या हो तो कॉल कर सकता है, कोई पॉइंट पूछना चाहे, कोई बिंदु पूछना चाहे तो कॉल करके हमें बता सकता है। धन्यवाद।